सरकार के निर्देशों का पालन करें। जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकलें। हमेशा भीड़ वाली जगहों में मास्क पहने और सुरक्षित रहिए। कोरोना से लड़ाई में आपके साथ है सोहम। नमस्कार। सोहम टीवी के कोरोना से डरोना कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का मैं दीपक अंताणी हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस कार्यक्रम का 52वां एपिसोड है और कहते हैं कि समय समय बलवान है, नहीं मनुष्य बलवान। आदमी बुरा नहीं होता है, उसका समय खराब होता है। आदमी महान नहीं होता, उसका समय महान होता है। समय जिसके साथ है उसके पास सब कुछ है। आज हमारे पास सब कुछ है क्योंकि हमारे साथ है समय। जी हाँ, मैं समय हूं। प्रसिद्ध महाभारत टीवी सीरियल की हमारे दिलों के साथ जुड़ी हुई ये प्रभावी आवाज मैं समय हूं के मालिक हरीश भीमाणी आज हमारे अतिथि है। हरीश जी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आज फिर से ये एहसास हुआ कि ऐसी संगोष्ठी में, ऐसी मुलाकात में जरूर शामिल होना चाहिए ताकि बीच बीच में ये याद आता रहे कि हम में कुछ गुण भी हैं। जी। हरीश जी ने मुंबई टीवी में न्यूज एंकर के तौर पर कारकिर्दी की शुरुआत की। वो लेखक भी हैं, एंकर भी हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, डॉक्यूमेंट्री और कॉर्पोरेट फिल्म मेकर है। नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2016 में उन्हें वॉइस ओवर कैटेगरी में प्रेसिडेंट्स अवार्ड्स का सम्मान प्राप्त हुआ है। HMV की ओर से गोल्डन डिस्क प्राप्त करने वाले वो एकमात्र एंकर है। अभी तक 24,000 से अधिक रिकॉर्डिंग करने वाले हरीश जी ने कई प्रतिष्ठित रिकॉर्डिंग्स किए हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लेकर भगत सिंह, कोणार्क से लेकर महात्मा गांधी का जन्मस्थल कीर्ति मंदिर पोरबंदर जैसे कई ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स के कई लाइट एंड साउंड शो, लेजर शो, 3D प्रोजेक्शन शो में हिंदी, इंग्लिश और गुजराती में हरीश भीमाणी जी की आवाज ने इस शो को गरिमा बख्शी है। हिंदी अंग्रेजी ऑडियो डिक्शनरी हो या फिर डॉक्यूमेंट्री, कॉर्पोरेट फिल्म्स, एड फिल्म्स, टीवी सीरियल्स, गेम्स, म्यूजिक एल्बम्स और टेलीफोन से लेकर फ्लाइट्स के लिए उन्होंने रिकॉर्डिंग्स किए हैं। 2008 में गुरुदत्त द गुरु ऑफ सेल्यूलॉइड ये फिल्म लिखी और उसका नरेशन भी किया है। तो 1980 से लाइव शो, इवेंट्स वगैरह में ऑन स्टेज और इन फ्रंट ऑफ कैमरा भी कई शोज का संचालन करते आए हैं। सचिन शंकर के बैलेट, अजीत शेठ के साहित्यिक कार्यक्रम के संचालन से लेकर मेडिसन स्क्वायर गार्डन से लेकर रॉयल अल्बर्ट हॉल, सिडनी ओपेरा हाउस से श्राइन ऑडिटोरियम में होस्ट करने का सौभाग्य प्राप्त करने वाले हरीश भीमाणी खानदान, सुबह, सुकन्या, इनकार और ग्रहण जैसी कई प्रसिद्ध टीवी सीरियल्स और ISIS, एनिमीज ऑफ ह्यूमैनिटी और कश्मीर द अल्टीमेट सॉल्यूशन जैसी फिल्मों के लेखक हैं। ग्रहण सीरियल उन्होंने प्रोड्यूस भी की थी, डायरेक्ट भी की थी और बतौर सूत्रधार उसमें अभिनय भी किया था। फिल्म इंडस्ट्री की सबसे सम्मानीय गायिका ग्रेट लता मंगेशकर जी के साथ विश्व भर में शो एंकर करने के बाद उन्होंने 1995 में लता जी का जीवन चरित्र इन सर्च ऑफ लता मंगेशकर और लता दीदी अजीब दास्तां है ये 2 किताबें लिखी। मीडिया ने हरीश भीमाणी को मोस्ट रिकॉग्निजेबल वॉइस ऑफ इंडिया, द मोस्ट ट्रैवल्ड इंडियन कंपेयर और राइटर विद अ जिंग कहा है। हमारा सौभाग्य है, सद्भाग्य है कि आज समय हरीश भीमाणी जी हमारे साथ है। हरीश जी, शुरुआत करते हैं हम हमारी संगोष्ठी की। सबसे पहला सवाल नेचुरली यही रहेगा कि आपको महाभारत में समय का काम कैसे मिला? क्या आप इसे अलौकिक संयोग मानते हैं? क्योंकि समय के काम के बाद समय की प्रसिद्धि के कारण शायद आपका समय भी बदला। कहना बिल्कुल गलत न होगा, जैसे कि आपने कहा कि ये
मेरा सौभाग्य रहा, एक आपने बहुत अच्छा शब्द कहा था, एक अलौकिक संयोग रहा। करेक्ट। और तब मुझे दिनकर जी की पंक्ति याद आई थी कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। क्या लेकिन ये कहना क्षमा चाहता हूं अपर्याप्त होगा कि उससे मेरा समय बदला। करेक्ट। नहीं, बड़ी अजीब बातें हुई। देखिए, समय घटित हुआ, मतलब समय मेरे जीवन में, मेरे व्यावसायिक जीवन में घटित हुआ 1988 में। उससे पहले तो जिसे कहते हैं कि मैंने कई पायदान में चढ़ चुका था। I had already been informally declared as the most popular television newscaster of Mumbai. मैंने एंकरिंग में जो आपने नाम लिए वो सब कुछ हो चुका था। सिडनी ओपेरा हाउस, रॉयल अल्बर्ट हॉल, मेडिसन स्क्वायर गार्डन, श्राइन ऑडिटोरियम। शायद इन्हीं सिद्धियों के कारण आपको ये समय ऑफर किया। नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी कहानी बहुत दिलचस्प और मैं संक्षेप में ही बताऊंगा। ये सब हो चुका था। माय फर्स्ट मेजर अवार्ड, आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन इन द सिटी ऑफ मुंबई, जो कि जिसमें मेरे साथ मिलने वालों में आदित्य विक्रम बिरला थे। सो दैट वाज माय रियल क्लेम टू फेम। यहां तक के गोल्ड डिस्क ऑफ HMV वो भी सब हो चुका था। लेकिन एंटरटेनमेंट बिजनेस में, मनोरंजन उद्योग में होता ये है कि कई बार जो एक शाहकार कृति बन रही है वो इतनी ज्यादा पॉपुलर हो जाती है, वो इतनी ज्यादा सफलता प्राप्त करती है कि बाकी सब पीछे छूट जाता है। वो आपकी ब्रांड बन जाती है। वो आपकी ब्रांड बन जाती है और उसमें ये नहीं कि चहुं ओर से आपको फायदा ही हो, ऐसा नहीं है। आपको इसका एक और पहलू बताऊं जो शायद सोचा भी नहीं जा सकता। देखिए, महाभारत से पहले भी मेरी आवाज को एक पहचान तो थी, यानी मेरी आवाज के पास एक चेहरा था। उससे पहले एक ही थे, अमीन सायानी। थे क्यों, अभी हैं और ईश्वर करे उन्हें वो बहुत रहे आगे हमारे साथ, हमें गाइड करने के लिए। मुझसे बड़ा स्नेह करते हैं पुत्र की तरह। लेकिन मेरी दूसरी आवाज थी जिसके पास चेहरा था, और वो चेहरा थोड़ा ज्यादा था अमीन साहब से या किसी और से, क्योंकि मैं टीवी अपीयरेंसेस होते थे मेरे। तो आवाज को चेहरा मिलता था। हमारे प्रोफेशन यानी कि वॉइस ओवर्स रिकॉर्डिंग्स में कहा जाता है that these are disembodied voices। अगर ये पहचाना गया कि ये किसकी आवाज है तो आपका ध्यान उस प्रोडक्ट से हट जाएगा और उस आवाज के चेहरे को आप के बारे में सोचेंगे। आप मुझे बताइए प्रामाणिकता से कि आपने कितनी एडवर्टाइजमेंट्स में, कितने विज्ञापनों में अमीन साहब की आवाज सुनी होगी, सिवा के जो वो उनकी ब्रांड थी, बिना का बाद में सिवा का कही गई। कुछ ऐसे या क्या कहीं के सितारे, सैरिडॉन के सितारे, तो वो उनके साथ रहता 2-2, 3-3, 5-5 साल तक। लेकिन ये नहीं कि किसी कार की एड में हो या ओवल्टीन के एड में हो, दूध में, चॉकलेट में, ये ऑयल में, ये सब नहीं होता है क्योंकि ध्यान बढ़ जाता है। तो हुआ यूं कि ये जो समय प्रसिद्ध हुआ यानी कि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इट वेंट थ्रू द रूफ, कि न भूतो न भविष्यति जैसा हो गया। तो तभी उससे जरा पहले ही मैंने LIC की 4 एड्स की थी, विज्ञापन किए थे, अंग्रेजी में भी हिंदी में भी, और वो धीमे धीमे एक एक करके रिलीज हो रहे थे। तो ये मुझे बात गोविंद निहलानी जी ने कही थी बहुत बाद में, क्योंकि मैंने उनसे पूछा, कहीं वो मिले, कि भाई आपके लिए मैंने ये एड्स की थी, अभी मेरी जगह किसी की आवाज क्यों है?
तब उन्होंने मुझे ये बताया, कहा कि हुआ यूं कि जब ये एड रिलीज होने वाली थी, बड़ी महंगी, बड़े पैमाने पे की गई एड थी, तो चेयरमैन ने घर पे बुलाया था लोगों को ना, चेयरमैन ऑफ LIC, इतना रुतबे वाला आदमी, उन्होंने बुलाया था लोगों को और कहा आज तो एड आने वाली है और इस प्रोग्राम के साथ आने वाली है, 3-4 बार आएगी, तो हम साथ में देखेंगे। तो सब तैयार थे। जैसे एड आई तो तुरंत कोई चहका, हरीश भिमानी की आवाज है। तो उनको कोई कुछ नहीं बोला। फिर दूसरी बार आई तो 2-3 और लोगों ने कहा, हाँ मैंने कहा ना, ये इनकी आवाज है, ये महाभारत के समय की आवाज है, छिपती नहीं है। तो चेयरमैन ने, और शायद सच ही, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूं, शायद सच ही सोचा कि ये मेरे विज्ञापन की बात नहीं कर रहे, उसके विषय वस्तु की बात नहीं कर रहे, वो ये नहीं बता रहे कि कैसा था, उसमें ह्यूमर है वो कैसा था, इसका संदेश पहुंचा या नहीं, अब मुझे हमेशा ये संदेश याद रहेगा, ये कुछ नहीं कह रहे हैं। कहते हैं ये तो महाभारत के समय की आवाज है, हटाओ इसको। तो उन्होंने दूसरे दिन सुबह जाके पहला ये काम किया कि सारे में से हटा दो और वैसी ही कोई और आवाज लाओ, लेकिन ऐसी आवाज हो कि जो पहचानी ना जाए। क्योंकि आवाज पहचानी गई तो वो यूएसपी बन गई उसकी, वो ऐसी यूएसपी बन गई कि जिसके लिए ये आवाज का इस्तेमाल हो रहा है वो पीछे छूट गया। तो ये एक डिसएडवांटेज हुआ कि कमर्शियल्स में मुझे कम काम मिलने लगा, जो कि तब तक लगभग 60% must be some kind of record कि इतनी 2 भाषाओं में मिलके इतने बड़े देश के, इतने बड़े टीवी में, इतने बड़े माध्यम में 60% एक ही आदमी की आवाज, ये तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा कहीं। लेकिन उसके बाद वो एकदम कम हो गया। अच्छा, लेकिन उसका सकारात्मक पहलू ये था कि मुझे अलग तरह का काम मिलने लगा, जिसे कहते हैं हेरिटेज काम मिलने लगा, कि जहां लंबे समय तक, जहां उस कृति की, उस काम की आयु अधिक हो, शाश्वत हो। जैसे आपने 3-4 तो गिनवाए ही, कीर्ति मंदिर, पूज्य बापूजी का निवास स्थान पोरबंदर में, उस पर लाइट एंड साउंड शो, अभी तो लाइट एंड साउंड शो भी पीछे रह गया टेक्नोलॉजिकली, अब इसको कहते हैं 3D प्रोजेक्शन मैपिंग। तो उसमें वो सुना है कि 20 फीट बाय 150 फीट के स्क्रीन पर वो 45 मिनट का शो है, जो 3 भाषाओं में मैंने किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का अहमदाबाद में जो निवास स्थान था उसके वहां है। फिर वल्लभ भाई पटेल की जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जलियांवाला बाग, कहाँ नहीं है, कोणार्क, मैसूर पैलेस, कितने गिनवाएं। तो उस तरह का काम मिलने लगा जो कि जिसमें संतुष्टि भी ज्यादा थी। संतुष्टि थी, एक प्रकार का गरिमापूर्ण और प्रेस्टिजियस, बिल्कुल बोल सकते हैं उसको। सर, आप लिखते भी हैं, काफी कुछ आपने लिखा है जी। तो लिखना पहले शुरू हुआ या बोलना पहले शुरू हुआ? दरअसल बात यह है कि आई सीक्रेटली बिलीव, मैं ज्यादा ये कहता तो नहीं हूं कि आई एम अ better writer than speaker and a far better still photographer than a writer. क्या बात। लेकिन वो सब जरा पीछे रह गया, क्योंकि बल्कि मैंने इस क्षेत्र में पदार्पण किया था, इस क्षेत्र में मैंने शुरुआत की थी, तब मेरा पहला असाइनमेंट राइटिंग, स्क्रीन प्ले राइटिंग और डायरेक्शन का था, जो कि मेरा लक्ष्य था। और आपको जानकर, और विशेषकर गुजराती भाषियों को जानकर ये बहुत आश्चर्य होगा और आनंद भी होगा कि वो मेरा पहला असाइनमेंट था मियां फुस्की।
हाँ, मियां फुस्की बच्चों के लिए टीवी पर, अभी टीवी की शुरुआत नहीं हुई थी ठीक से। टीवी पे ये पहले, सबसे पहले स्पॉन्सर प्रोग्राम्स में से होगा जिसका कोई स्पॉन्सर नहीं था। ये 30 मिनट का, 28 मिनट का हम प्रोग्राम बनाते थे, एपिसोड बनाते थे। और मेरे साथ को राइटर थे प्रागजी भाई डोसा। यस। और उसमें उसका डायरेक्शन मैं करता था। और उसमें तकनीकी सीमाएं इतनी थी। मेरे साथ भरत कापड़िया था जो चित्रलिखा में जो पहले थे, और जिसने मियां फुस्की का काम किया। और जो अभी उसकी पत्नी है रौनक, उसने बीवी का काम किया। तब वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। तो उसने बड़ा झिझकते हुए मुझे कहा, हम लोग बीवी ढूंढ रहे थे, 3 लड़कियों से मिले, तो फिर उसने कहा कि इनसे भी आप मिलिए। और मैं मिला तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी लड़की मुझे लगती है। ये बीवी जो दब्बू भी नहीं है, मियाँ का मजाक भी उड़ाएगी, लेकिन सच्ची बात बताएगी और बहुत प्यारी सी, ऐसे लगे कि अपनी बिटिया हो तो ऐसी हो। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी लड़की है, तूने पहले क्यों नहीं बताया? मैं यहाँ वहां घूम रहा हूँ। तो कहा वैसे मेरी गर्लफ्रेंड भी है। मैंने कहा बेवकूफ है तू, पहले बताना चाहिए था ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तुम लोग साथ में रहोगे तो तुम्हारी वैसी ही केमिस्ट्री जमी हुई है, बहुत अच्छा है। फिर टीकू तलसानिया थे, ब्रह्मतेश मेहता, नहीं तबाह भट्ट एक थे जो अब तो नहीं रहे, नाम भूल गया मैं उनका। किशोर भट्ट थे। किशोर भट्ट थे, करेक्ट। तो हमारी सीमा ये थी, दिलचस्प बात यह है कि सीमा ये थी कि जो टीवी कैमरा थे वो रील के कैमरा थे। उस कैमरा में कैसेट भी नहीं, मतलब वो जमाना था कि 2 इंच की टेप थी, 2 इंच थिक वाइड। नहीं, यूमैटिक से पहले की बात है ये। यूमैटिक तो कैसेट था ना। हाँ, ये टेप थी, इतना बड़ी रील टेप, और उसमें एडिटिंग नहीं होती थी। जो एक बार शॉट मिल गया सो मिल गया, एडिटिंग नहीं होती थी, ना पहले होती थी ना सिर्फ लाइव में आप 2 कैमरा रखे तो कट कर सकते थे। तो सीमा ये थी कि 28 मिनट का प्रोग्राम है, 28 मिनट का टेक होगा, उसमें आप कहीं काट नहीं सकते। तो हम इस तरह से 2 सेट बना लेते। एक कमरा सा तो था, बड़ा सा कमरा था, 3 सेट बना लेते और लोग ऐसे छिप के खड़े रहते उनकी कैमरा की परिधि से बाहर। तो अब वो बेचारे सोचने लगे कि ये कार्यक्रम इतने अच्छे चलने लगे थे, एक 3 एपिसोड में ही। तो विश्वनाथ जी थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि हमको बहुत बुरा लग रहा है कि हम आपको इतना कम पैसा देते हैं। 200 रुपया 250 रुपया देते थे स्क्रीन प्ले का, क्योंकि जीवराम जोशी के लेखक जे उनके बेटे को, मेरे ख्याल से भार्गव या कुछ नाम है, भार्गव, उनके बेटे को कुछ मुआवजा जाता था, और डायरेक्शन के मुझे 250 मिलते थे। अब मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। इतने बुरे भी नहीं थे, लेकिन काम इतना था। तो वो कहते कि भाई तुम, मैंने कहा मैं ऐसा करता हूँ, हर एक एपिसोड की शुरुआत में कुछ कमेंट्री दे देता हूँ कि उसको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हो जाए सूत्रधार की तरह। तो कहा तो हम तुम्हें कुछ दे सकते हैं, तो उसका 100 रुपया लिखा उन्होंने। तो वो भी कैसे करते, वो भी उसी टेक में करना पड़ता। मुझे याद है माइक्रोफोन ऐसे ऊपर होता था स्टूडियो के बीच में, तो एक स्टूल लगाया जाता था, मैं उसके ऊपर खड़ा रह के ऊपर देख के बोलता था, तो फिर जल्दी से हटा के कैमरा ऑन हो जाता था और उसी टेक में सब होता था। और फिर उन्होंने कहा कि भाई तुम ऐसा करो, तुम चाहे तो एक कैरेक्टर डालो। तो हमने गांव का एक पुलिस वाला कर लिया था कि वो थोड़ा सा मूर्ख भी था, थोड़ी सी गलतियां भी करता था, लेकिन दिल का अच्छा था। तो ऐसा कैरेक्टर मैंने खड़ा कर दिया था, और उसका नाम शायद सत्य प्रकाश था। तो उसका भी मिलता था। तो कहने का मकसद ये कि शुरुआत तो मेरी स्क्रीन प्ले डायरेक्शन से ही हुई, लेकिन ये काम इतना कम मिलता था। फिर वो इसरो बंद हो गया। इसरो इट वाज इसरो बाय द वे, इसरो का सैटेलाइट टेलीविजन एक्सपेरिमेंट साइट, देखो ऐसा कुछ था ना। तो वो एक्सपेरिमेंट था, वो बंद हो गया।
और जब मैं फिल्म इंडस्ट्री की तरफ मुड़ा तो पता चला यहाँ तो पैसा कम ही नहीं है, कम तो है ही, लेकिन मिले तो मिले ऐसा है। अनलेस यू आर एन एस्टैब्लिश्ड पर्सन, एस्टैब्लिश्ड राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर और स्टार। तो फिर भी वहां जब कोशिश चल रही थी तो वहां लोगों ने मुझे कहा कि तू यहां क्या खाक छान रहा है, तेरी आवाज इतनी अच्छी है, तेरी भाषा अच्छी है, तू उर्दू भी बोलता है, तू इंग्लिश भी बोलता है, तू हिंदी भी बोलता है। तो फिर मुझे आवाज की दुनिया की तरफ भेजा गया। तो पहले ऑल इंडिया रेडियो में गया, फिर युववाणी से शुरुआत की, युववाणी से फिर जनरल में आया, जनरल से विविध भारती, विविध भारती में तो कहा कि यहाँ तो इतने काम के 35 रुपए मिलते हैं, तुम ऐसा करो फिल्म्स डिवीजन में जाओ, तुम्हारी तो आवाज में वो चीज है कि तुम फिल्म अपने कंधे पे उठाओगे। तो मेरी समझ में ही नहीं आई ये फिल्म कंधे पे उठाना क्या होता है, यू नो, टेकिंग योर फिल्म ऑन योर शोल्डर्स, जिसको सिंगल हीरो कहते हैं ना, अमिताभ बच्चन के बारे में कहते हैं कि अकेला अपने कंधे पे फिल्म उठा ले जाता है, वहां 2-3 उसको स्टार्स की जरूरत ना पड़े। तो और ये बिल्कुल बात सही है कि डॉक्यूमेंट्री में 30% प्रभाव तो सिर्फ आवाज का होता है, कमेंट्री का होता है। तो मैं वहां गया, वहां भी पास हो गया। और मेरी अच्छी किस्मत ये रही कि मैं जहां जाऊं वहां ऑडिशन हो रहा या होने वाला होता था। उन दिनों में ऑडिशन 2-3 साल में एक बार होते थे, 2-3 साल में एक बार। तो मुझे बताया गया कि फिल्म्स डिवीजन में जाओ, वहां 10 मिनट के 125 रुपए मिलते हैं। तो मैंने कहा सरकार में तो लूट मची है, इतना ज्यादा पैसा कैसे हो सकता है। तो मैं तो चुपचाप वहां गया कि ऐसा हो तो नहीं सकता है, तो झूठी आशा लेके क्यों जाऊं। तो मैं वैसे ही गया, मैं आई केम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। तो मुझे वो काम मिलने लगा, तो मैं और मेहनत करने लगा। शायद मेरा एक गुण ये है कि मुझे कुछ मिलता है तो मेरे, जैसे कहते हैं ना, सर पे नहीं चला जाता, दिमाग में नहीं भर जाता, अब मुझे कुछ मिल गया मैंने कुछ कर दिया। मुझे कुछ ज्यादा जिम्मेदारी महसूस होती है। और मुझे लगता है कि अगर कोई ठीक से मुआवजा दे रहा है तो मुझे उससे बेहतर कुछ देना चाहिए। वहां से फिर किसी ने कहा कि अरे तुम्हारी तो शक्ल और सूरत भी है, तो तुम टेलीविजन पे चले जाओ। तो मैं टेलीविजन पे गया, पता चला वहां होने वाली है ऑडिशन। 1600 थे, उनमें से उनको 2 चाहिए थे, एक न्यूज कास्टर हिंदी और एक चाहिए था म्यूजिक प्रोग्राम का एंकर। तो वहां तो सब वसीले लेकर आए थे, कोई किसी सेक्रेटरी की बहू है, कोई कौन है, कोई मिनिस्टर की चिट्ठी लेके आया है, पता नहीं क्या क्या था। तो मैं बहुत निराश हो गया, मैं मायूस था। मैंने कहा यहाँ हमें कौन पूछेगा, where mediocrity prospers, हमको कौन पूछेगा। फिर मैंने सोचा आया हूं तो बैठ के जाऊं। तो मेरा मूड अलग हो गया था, आई डिडंट केयर। इसका मतलब ये हुआ कि ना मैं नर्वस था, ना मुझे पड़ी थी मुझे मिलने वाला है या नहीं, क्योंकि मुझे पता था मुझे तो मिलने वाला है नहीं। मेरा तो कोई बैठा नहीं है कि जजेस को जाके कहा हो कि देखिए वो आया है ना, उसका जरा ध्यान रखिएगा, ऐसा तो है नहीं। खैर वो लंबा सा ऑडिशन हुआ, बहुत अच्छा ऑडिशन हुआ, बेसिकली इसी का हुआ, न्यूज का। मुझे बार बार पढ़ाएं, फिर कहीं रुकिए, फिर बार, फिर जब चौथी बार पढ़वाया तो मैंने कहा जी नमस्कार, कल के मुख्य समाचार। तो उन्होंने पूछा अरे कल के मुख्य समाचार क्यों बोल रहे हो, आज के। मैंने कहा 3 बार तो पढ़ चुका मैं, अब तो कल के हो गए ना। तो फिर उनको ऊपर से कहा रुकिए, वो आपको तो पता है कि उसका मिक्सर रूम वगैरह ऊपर होता है, कंट्रोल रूम अलग होता है। हाँ, और यहाँ सामने जो होते हैं वो तो फ्लो मैनेजर इस तरह से बोलते रहते हैं, अच्छा रुको, हाँ क्या बोला, हाँ अच्छा नहीं रुको जरा शांत बैठो, हाँ। तो फिर कहा कि अच्छा ये कागज रख दो, कुछ बोलो। तो मैंने कहा क्या बोलूं, अरे कैमरा में कुछ बोलो। अरे मगर कैमरा में क्या बोलूं, मैं अकेला बैठा हूं, सामने कैमरा का इतना बड़ा लेंस है। तो कहा अपने बारे में बोलो। मैंने कहा ये बताइए ना, इससे दिलचस्प विषय इस दुनिया में है ही नहीं। तो मैंने अपने बारे में कहना शुरू किया जैसे अभी मैं बोल रहा हूं। तो उन्होंने कहा बस बस बस। तो मैंने कहा पता नहीं कुछ ज्यादा बोल गया होऊंगा मैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैं उतर रहा था, कहा नहीं एक बार फिर न्यूज पढ़ो। तो मैंने कहा जी
आज के ही मुख्य समाचार पढ़ता हूँ। फिर मैंने पढ़ दिया और मैं चला गया वहां से। अब हुआ यूं था कि अब देखिए, यह जो आपने किस्मत की बात की ना, अलौकिक संयोग, कितने अच्छे शब्द थे ये अलौकिक संयोग ये था कि तब टीवी पर हिंदी में 3 सक्षम समाचार वाचिकाएं थी। देवर फीमेल न्यूज़कास्टर, लेडी न्यूज़कास्टर, वुमेन न्यूज़कास्टर्स। इनकी मुसीबत ये थी कि तीनों ही शादीशुदा थी, तीनों का परिवार था, तो शनिवार रविवार को कोई आना नहीं चाहता था। तो प्रोड्यूसर तंग हो गए थे। और शनिवार रविवार के न्यूज प्राइम टाइम न्यूज होते हैं, उन दिनों तो एक ही चैनल था, तो एक तो न्यूज ही प्राइम टाइम था और शनिवार रविवार तो टीआरपी ज्यादा होता होगा। तो वो ढूंढ रहे थे कि कोई मिल जाए, कोई लड़का अच्छा मिल जाए। और अपने ज्योतिर्धर देसाई, अगर आप जेबी देसाई बहुत बड़े डायरेक्टर जनरल थे। हाँ, तब वो स्टेशन डायरेक्टर, म्यूजिक प्रोग्राम के हेड थे। करेक्ट। आरोही नाम का प्रोग्राम चलाते। तो उनको चाहिए था कि कोई ऐसा एंकर मिले कि जो कुछ अलग हो, ये लोग रटाया बोलते हैं, वो नहीं होने चाहिए था। करेक्ट। तो फिर कोई महीने 1.5 महीने के बाद मेरे पास चिट्ठी आ गई। दोनों मैंने देखी, दोनों एक सी हैं। मैंने कहा ये है सरकारी काम। एक की जगह 2 चिट्ठियां भेज दी। तो मैं लेके गया और मैंने कहा कि न्यूज में ये आया है। तो कहा अच्छा, न्यूज कास्टर बन गए। अच्छा, पहले से तब मुझे पूछा कि देखो अभी मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, मुझे ये एक्सेप्ट करना है। प्रोड्यूसर थे गुंठे साहब करके, गोविंद गुंठे, डॉक्टर गोविंद गुंठे। तो उन्होंने कहा अभी मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, शर्त है। तो मैंने कहा होता ही है सरकारी, मुझे तो ज्यादा अनुभव था नहीं सरकारी का, मैं अमेरिकन कंपनी में काम कर चुका था। तो कहा शर्त यह है कि जब मैं कहूं तब आना पड़ेगा। मैंने कहा आऊंगा ना, 9 बजे की न्यूज है ना, तो मैं 5, 5:30 बजे आऊंगा, क्योंकि आई लाइक टू बी इन्वॉल्व विद द होल प्रोसेस। ऐसा नहीं कि किसी ने दिया और पढ़ डाला मैंने। तो कहा वैसे नहीं, शनिवार को आओगे? मैं कहा बिल्कुल आऊंगा, क्यों नहीं। रविवार को आओगे? अरे मैं आऊंगा, क्यों नहीं, जब आप कहेंगे किसी दिन। तो कहा अगर ना तो नहीं कहोगे, ना कहोगे, देखो ये मत भूलो, ये नौकरी नहीं है सरकारी, ये 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, ये एक टेलीकास्ट का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर तुमने ना कहा कि शनिवार रविवार को नहीं आऊंगा, तो मैं तुमको आगे नहीं बुलाऊंगा। ये मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं। मैंने कहा गुंठे साहब, आप कहें तो मैं शुक्रवार को आऊंगा और सोमवार तक नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो हुआ यूं कि अलौकिक संयोग कैसे बना कि प्राइम टाइम न्यूज विच वाज सुपर प्राइम टाइम ऑन द वीकेंड, उसमें मैं आने लगा। सो आई हैड दैट एडवांटेज। रही बात आपने कहा कि ये कैसे मिला महाभारत का, तो महाभारत का ऐसा हुआ कि मैं तब तक तो पूर्णतया एस्टैब्लिश्ड अपने स्पेस में था। वॉइस ओवर्स कहिए, एंकरिंग कहिए, टेलीविजन न्यूज कास्टिंग कहिए। तो मुझे वहां ऑडिशन नहीं देना पड़ा। मुझे कैसे मिला नहीं, मुझे बुलाया ही गया। मुझे दिया गया था, सो बुलाया गया, लेकिन अभी काम नहीं दिया गया था, बुलाया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने कहा कि ये हमें चाहिए, तो ये आवाज। दरअसल हुआ यूं था, रोचक बात यह है कि सबसे पहले इन लोगों ने सोचा था, जब तय हुआ कि कोई समय नाम से सूत्रधार होगा, क्योंकि तब की जो बात आ रही है, तो सूत्रधार कौन हो सकता है? 3,500 साल पुरानी बात है, तो कौन हो सकता है? तो राही साहब ने कहा था कि वो लिख के लाए थे एक बात, ये चोपड़ा साहब ने कहा, चोपड़ा साहब वगैरह को कहा कि देखिए मैंने ये सोचा हुआ है, आप देखिए सूत्रधार ऐसा होगा। तो उन्होंने पहला वाक्य कहा, मैं समय हूं। तो वो उनका तो बोलने का ढंग ऐसा था ना, तो देखिए चोपड़ा साहब, मैं समय हूं
और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने आया हूं। ये महाभारत कोई पांडवों की सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। तो उन्होंने कहा ये बहुत कॉन्सेप्ट परफेक्ट, इसके बारे में आगे नहीं सोचना। अब ये कौन हो? तो कहा इसको विजुअल में तो हम बिठा नहीं सकते, इसकी उम्र क्या दिखाएंगे? वो क्या कोई साधु होगा तो वो तब की बात करेगा, तो आज की बात आज के लोगों से कैसे करेगा? तो उन्होंने कहा समय होगा जो तब था, आज है, कल भी होगा। तो अब आवाज किसकी हो? पता है सबसे पहले किसकी सोची थी? दिलीप कुमार की। क्योंकि उन सब के संबंध बहुत अच्छे थे प्रोफेशनली। सर सॉरी, बीच में थोड़ा मैं आपको ये जी आप आगे झुकते हैं तो थोड़ा आपका फेस कट जाता है, ज्यादा ही क्लोज है इसलिए। देखिए ऐसा है, जहां तक आवाज ना कटे वहां तक सब ठीक है। yes, मैं थैंक यू, सॉरी। हाँ, तो दिलीप कुमार की आवाज लेने वाले थे। सबसे पहले सोचा गया था कि दिलीप कुमार की आवाज लें, तो फिर पता नहीं किन कारणों से उन्होंने कहा नहीं वो नहीं लेते, शायद इट माइट बी अ मैटर ऑफ कंट्रोलिंग सच अ बिग स्टार, कि भाई हमें इस रफ्तार पे चाहिए, हमें ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए, वो शायद आप ना कह पाए, उनका अपना अंदाज है। तो फिर उन्होंने कहा हमें तो प्रोफेशनल वॉइस चाहिए, लेकिन ऐसी प्रोफेशनल वॉइस हो जो मोल्डेबल हो, जिसमें लोच हो, जिसको आप अपनी मर्जी के अनुसार जैसा चाहे आप उसको रूप आकार दे सकें। तो फिर उन्होंने खोजबीन शुरू की। 2 दिनों तक उन्होंने कहा कि हम टीवी और रेडियो लेकर बैठे और साथ में एक असिस्टेंट था, उससे हम कमेंट लिखवाते। तो जितने कमेंट लिखवाए गए उसमें सबसे ज्यादा तुम्हारे निकले। तो हमने कहा कि ये तो कहीं ओनिडा टीवी में वो ऐसे बोल रहा है, कहीं ग्वालियर शूटिंग में ऐसे बोल रहा है, कहीं ब्रिटानिया बिस्कुट में ऐसे बोल रहा है। तो मतलब ये कि ये अपनी आवाज को प्राधान्य नहीं देता, स्क्रिप्ट को प्राधान्य देता है। तो ये मोल्ड, इस लड़के को बुलाओ, कौन है ये? तो मेरा नाम दिया गया। तो उन्होंने कहा अरे ये तो हमारे साथ काम करता है। चोपड़ा साहब ने कहा इसको तो सुना है, कुकी जानता है इसको, यानी रवि चोपड़ा। तो मुझे बुलाया गया। अब मुश्किल ये हुई, उन्होंने कहा कि हमें जब बुलाया जाता है तो पहले एक स्क्रिप्ट दी जाती है, लेवल आप बोलिए सैंपल। तो मैंने शुरू किया, मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। ये महाभारत कोई भरत वंश की सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है, ये कथा है। तो पीछे से आवाज आई, ये तो डॉक्यूमेंट्री जैसा लग रहा है। ये राही साहब थे। तो मैंने कहा हाँ, तो ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है। अब मुश्किल ये है कि हमें जो बुलाते थे, खासकर उन दिनों, तो हमें बताते नहीं थे कि क्या काम है, वरना बात बाहर चली जाएगी। करेक्ट। अब मुझे कोई रास्ते में मिलेगा, कहाँ जा रहे हो, मैं कहूंगा BR टीवी में जा रहा हूँ, महाभारत सीरियल बन रहा है, उसके लिए सूत्रधार का रोल है, उसके लिए जा रहा हूँ, विश मी लक। ये तो होता ही है। तो वो बताते ही नहीं कभी, तुम BR टीवी में इतने बजे आ जाओ बस। तो वहां भी मुझे बताया नहीं, थमा दिया, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा था, जाहिर है कि बात बाहर ना जाए। तो ऐसे उन्होंने सेशन में कहा कि अरे जरा इत्मीनान से पढ़ो। तो फिर कहा अच्छा अब जाओ। तो मुझे लगा कि कुछ अच्छा होने जा रहा था, लेकिन लगता है मेरे हाथ से निकल गया। वो मैं क्या करूं, मैंने तो पूरी प्रामाणिकता से कोशिश की। फिर दूसरी बार मुझे बुलाया, तब उन्होंने कहा कि देखो जरा समय की तरह बोलो। तो अब मैं उनसे क्या कहूं, 3 जो त्रिमूर्ति थे, इतने बड़े लोग, BR चोपड़ा, डॉक्टर राही मासूम रजा और पंडित नरेंद्र शर्मा। मैं गया केवल इसलिए था, वरना उन दिनों तो ऐसा था कि दूसरी बार आप बुला के देखिए, मुझे आपको दोबारा चार्ज देना पड़ जाए, मतलब वो कमर्शियल, क्योंकि काम इतना होता था। मैं गया इसीलिए कि भाई कुछ सीखने तो मिलेगा। बाकी तो ऐसा होता है कि मुझसे सीखते हैं लोग ये कमर्शियल वर्ल्ड में। तो यहाँ तो इतने अनुभवी, इतने अच्छे लोग। तो उन्होंने कहा समय की तरह बोलो। मैंने कहा सर वही, मैं वहीं अटका हुआ हूँ कि कैसे बोलूं। तो कहा आवाज बदलोगे? तो मैंने कहा आवाज बदलूंगा तो मजाक बन के रह जाएगा, इतना मुझे नहीं आता, इतनी कुशलता नहीं है मेरी, और बहुत कम की होती है मेरे ख्याल से। मतलब मिमिक भी 1000 मिमिक लो तो उसमें 1-2 ऐसे होंगे कि जो कैरिकेचर के बगैर
कार्टूनिंग के बगैर आवाज बदले, जैसे किसी ने आज तक समय की कॉपी नहीं की है, मिमिक्री नहीं किया। तो फिर कहा अच्छा आवाज यही रहेगी। उस दिन भी बहुत कुछ हुआ। फिर तीसरी बार बुलाया गया, मैंने कहा मैं क्या करूं। तो फिर मेरी जो समझ में आया, मैंने कहा कि राही साहब ऐसा तो नहीं है कि हम एक वाक्य 3 लोग बोलते हैं तो वो अलग अलग क्यों हमें लगता है, क्योंकि उसमें उसकी रिदम अलग होती है बोलने की। तो आप ऐसा कह रहे हैं कि अच्छा, उन्होंने कहा गॉड्स वॉइस नहीं चाहिए और ना ही आकाशवाणी चाहिए। कहा आकाशवाणी तो कंस के समय आएगी, आकाशवाणी अभी नहीं चाहिए, तो ये तो समय की आवाज होगी। तो फिर मैंने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि कुछ रिदम ऐसी हो कि जो आमतौर पे इंसान न बोलते हो, लेकिन आवाज मेरी हो। तो मुझे याद है उन्होंने ये शब्द कहे थे, उन्होंने कहा बेटे हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तुम बताओ ना। ये उर्दू की कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, जब आप हाथ पे हैं तो आप आरसी में क्या देखेंगे। तो मैंने कहा अब मैं फंस गया। मैं माइक के पास गया और मैंने सोचा कि बेटे ऐसा कुछ बोलो कि जैसे आज तक बोले नहीं हो, ना कभी बोलोगे, ना कभी तुमने सुना है किसी को इस तरह बोलते हुए। करेक्ट। तब मैंने क्या करता मैं, हाँ उसमें गंभीरता रखनी है, महाभारत है, उसमें ग्रेविटास होना चाहिए। तो मैंने कहा मैं समय हूं और आज महाभारत की कथा सुनाने जा रहा हूं। अब मैं बोल रहा हूं और मैं सोच ये रहा हूं कि ये कौन सुनेगा। विजुअली तो कुछ होने वाला है नहीं। इन्होंने कहा है कि है ये टेलीविजन, लेकिन टेलीविजन पे और कुछ होगा नहीं, सिर्फ तुम्हारी आवाज आएगी, सिर्फ वो सिलुएट वगैरह होगा, जैसे साधु जैसा है या ब्रह्मांड दिख रहा है, स्पेस। तो उन्होंने कहा नहीं यही सही है। मैंने कहा सर ये कैसे चलेगा, ये तो बहुत स्लो है। तो कहा नहीं यही, इसको रिकॉर्ड कर लो, इसको हर बार सुनाओ, तो उसके बाद वो आगे के एपिसोड रिकॉर्ड करे। करेक्ट। तो समय की शुरुआत इस तरह हुई। क्या बात है। अभी बात सर समय की हो रही है, तो वर्तमान समय, कुछ समय से ये कोरोना महामारी का समय चल रहा है जी। और सब उसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि इसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ, कुदरत ने ये किया, कुछ ग्रह ऐसे हैं इसके कारण हुआ। पर आप सर लेखक हैं, आपने डॉक्यूमेंट्री, जीवन चरित्र, सीरियल सभी प्रकार का लिखा है, तो आपका थोड़ा नजरिया देखने का कुछ अलग होगा। तो देखिए सबसे पहले समय क्या कहता है, आपका मूल्यांकन क्या है? सबसे पहले तो ये कि आज की इस गोष्ठी का जो विषय है कि कोरोना से डरोना, मैं हम्बली विनीत भाव से ये कहना चाहता हूं, नहीं ये कोरोना है, जरूर डरो। देखिए हमेशा जब हम डरते हैं तो हम एक सुनियोजित काम करते हैं। हम डरते हैं तब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं कि अगर ये हुआ तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा। तो हम उन दोनों की तैयारी करते हैं, दोनों ऑप्शंस की। तो हमें तैयार रहना है, विशेषकर इसलिए कि ये जो दुश्मन है इस कोरोना को, चूंकि मैं आप महाभारत में समय की बात की, तो ये कोरोना कौरव है, अधर्म के पक्ष में है। और बुरी बात यह है कि ये दिख भी नहीं रहा है। ये कब, कैसे, कहां से कितना बड़ा हमला करेगा कोई नहीं कह सकता। जहां तक आपने कहा मूल्यांकन, आमतौर पे तो ये समझ हमारी होती है कि हमारा देश इतना डेंसली पॉपुलेटेड है, उसकी आबादी इतनी ज्यादा है और कम जगह में ज्यादा लोग हैं, तो महामारी बहुत आसानी से फैलती है। लेकिन अभी हम कुछ विपरीत होता हुआ देख रहे हैं कि अमेरिका जैसे देश में, कि जहां संसाधन दुनिया में सबसे ज्यादा हैं और जहां
द कंट्री विच इज स्पार्सली पॉपुलेटेड, हमसे 1/3 से भी नहीं 1/4 आबादी है और हमसे 3 गुना बड़ा है। यानी अगर हम तुलना करें तो वो 12 गुना हमसे बेहतर है। Correct. तो भी हमसे लगभग 3 गुना ज्यादा वहां महामारी क्यों है? मतलब प्रोपोर्शनेटली गिने तो 3 से ज्यादा गुना है। तो मेरा ये विश्वास, अब मेरा विश्वास कोई मेडिकल विश्वास तो नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वेशन, मेरा निरीक्षण ये है कि तीसरे देश के लोग, हमारी इम्यूनिटी कहीं बेहतर होती है, हमारे चोचले थोड़े कम होते हैं। हम तो रास्ते पे भेलपुड़ी भी खा लेते हैं, उसका गाना भी गा लेते हैं। Yes. हम कहीं समोसे भी खा लेते हैं। Yes. अरे इतनी चटोर जबान होती है हमारी कि घर बैठे हुए भी हम बाहर से समोसे मंगा के खाएंगे। अब आप उनको देखिए, हमारे सबके एनआरआई मित्र या परिवार के लोग होते हैं, यहाँ आके कहेंगे ये कौन सा पानी है, ये बिस्लेरी है, मगर इसको मेरे सामने उबालिए। और अगर कहीं एक मच्छर घूमता हुआ, बेचारा घूमने आया है हवाखोरी के लिए, हवा बदलने के लिए, जैसे पहाड़ों में जाते हैं हम, वैसे उस कमरे से इस कमरे में यूं देख रहा है कि कौन आया है आज, तो कहा इस मच्छर को हटाइए। आपके पास वो हिट है, चाहे उससे आपके फेफड़ों की हालत खराब हो जाए। तो वहां क्या है, वहां हाइजीन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। Yes. वो मतलब कितना मैं वर्णन कर सकता हूं। तो उसकी वजह से उनको अटैक आसानी से होगा, ये तो जाहिर है। Correct. हम बच्चे का ध्यान क्यों ज्यादा रखते हैं? क्योंकि बच्चा अभी तो दुनिया में आया है, इज नॉट, ही इज स्टिल डेवलपिंग हिज इम्यूनिटी सिस्टम। तो वहां की इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ी वीक है, हमारी शायद स्ट्रांग है, इसलिए हम कुछ बचे हुए हैं। जो हमेशा एसी में सोता है, उसको अगर कहीं आधी रात भी एसी ना चले तो उसकी नींद हराम हो जाएगी। Yes. लेकिन जिसने बेचारा एसी देखा ही नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, सही बात है। तो ये जो हमारी हमले की आदत है कि इतना तो चलता ही रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शायद उसने हमें बचा लिया है। लेकिन साथ साथ ये देख रहे हैं कि जहां हम लापरवाही करते हैं वहां बुरा होता है और अंजाम बिल्कुल बुरा हो रहा है। यस, चारों ओर अनिश्चितता जैसा माहौल है। सर, आजकल आप कौन से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं? देखिए, हमारे देश में, विशेषकर दिल्ली में, ये बड़ा सुना जाता है वाक्य, जब आर्ग्यूमेंट होता है कि देखो हमारी ऊपर तक पहचान है। अब मेरा कुछ ऐसा है कि ऊपर तक यानी बहुत ऊपर तक पहचान है। yes. क्या है, महाभारत फिर से आया सीरियल, तब तो रिकॉर्ड ब्रेक किए, आज नए रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। ये शायद विश्व का एकमात्र, मैंने कहा ना, न भूतो न भविष्यति, पहला सीरियल के जो 6 चैनल पर एक साथ दिखाया जा रहा है। उसमें 4 ब्रॉडकास्ट चैनल्स, मैं नाम के साथ गिनवा सकता हूं, एक टाटा स्काई और एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 6 साइमल्टेनियसली दिखाया जा रहा है। साइमल्टेनियसली टाइम अलग अलग भी हो सकता है, और डिजिटल में जो उपलब्ध है वो तो और बात है, वो तो है। तो अब ये हुआ, उनके प्रोमोज भी करता हूं मैं। फिर कृष्ण हैं महानायक इसके, मगर कृष्ण अवतार हैं विष्णु के पालक। तो विष्णु जी को देखिए, बुरा नहीं लगना चाहिए, आप सबको नाराज करें ना करें, लेकिन देवताओं को नहीं करना चाहिए। तो विष्णु पुराण आया, तो विष्णु पुराण के प्रोमोज मैं कर रहा हूं। अब एक तरफ विष्णु है तो सामने शिव होंगे, करेक्ट। तो ओम नमः शिवाय आ गया, तो ओम नमः शिवाय के प्रोमोज मैं कर रहा हूं। तो ऐसा है कि जो कहता है कहने दो,
कि हमारी ऊपर तक पहचान है। मेरा तो उठना बैठना इनके साथ है आजकल। और उसमें बाकी था, तो मुझे एक गुजरात से एक सज्जन ने, एक कंपनी ने काम दिया है, सारी श्रीमद् भगवत गीता संस्कृत में रिकॉर्ड करनी। क्या बात। हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती में तो मैं 5 बार कर चुका हूं, लेकिन अब के तो सारे श्लोक संस्कृत में। क्या बात। तो बड़ा मुश्किल काम है, मैं मानता हूं बहुत मुश्किल काम है, लेकिन रोज के 10 श्लोक करता हूं तो लगता है कि कुछ पाया, थोड़ा सही कुछ पाया। क्या बात। और तब फिर से एहसास होता है कि ये 3500 साल पहले संस्कृत जैसी भाषा में कितनी सुंदरता से लिखा है। श्लोक का 1/4 है श्रेयान स्वधर्मो विगुणः। कितना कह दिया कि मेरे धर्म में खामी है तो भी वो श्रेयस्कर मानता हूं उसे। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, कितना क्या भव्यता रही होगी हमारी संस्कृति की। यस यस यस। और आप सदनसीब है कि आपको इस तरह के, जैसे आपने बताया कि मेरी ऊपर तक पहचान है, ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम करने को मिल रहा है। नहीं, बिल्कुल मेरा सौभाग्य है, और मेरा सौभाग्य है, इसलिए मैं इस पे और मेहनत करता हूँ। और दूसरा सौभाग्य ये भी है कि चूंकि स्टूडियो घर में है, घर में थोड़ी विशालता है, टेरेस है, तो वैसे भी मैं काफी काम घर से करता था। मेरे 2 स्टूडियोज हैं, घर के बाहर जो है, यहाँ आप आए थे वो जो यशराज के सामने, और ये हमारे बंगलो में है। तो ज्यादातर मैं घर से काम करता था। तो मतलब लॉकडाउन में पहले से था। अभी सॉलिटरी कंफाइनमेंट में। सर, जनरली लोगों को थोड़ी एक क्यूरियोसिटी जैसा होता है जी, कि आवाज की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए लोग काफी सारे उपाय करते हैं। जी, कोई गर्म पानी पीता है, कोई ऐसा मानता है कि सिगरेट ज्यादा पीने से आवाज थोड़ी भारी होती है, तो कोई लोग आवाज बिगड़ जाएगी करके फ्राइड और तीखा मसाले वाला वगैरह नहीं खाते हैं। ऐसे कई नुस्खे अपनाते हैं। आप क्या अनुशासन? ये जो आपने बताया ना टोटके, वो सभी सच है, सभी सच है, लेकिन सीमाओं के भीतर। क्योंकि मुझे एक ईएनटी स्पेशलिस्ट ने बताया था, मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी, लगभग 10 साल हुए, तो उसके बाद उन्होंने मुझे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी मुंबई में ईएनटी की, तो मुझे प्लेसिबो की तरह बुलाया गया। मतलब इसके ऊपर वो ईएनटी, सो ईयर नोज थ्रोट, तो वो 3 तरह के थ्रोट मानते हैं। एक आम आदमी जो जरूरत पड़ने पर आवाज का इस्तेमाल करता है, दूसरा व्यावसायिक, और तीसरा जिसका जीवन आवाज के इस्तेमाल पे निर्भर है। तो मैं उस कैटेगरी में आता था। तो कहा कि उनकी जो लैरिंग्स है, स्वरपेटी है, वो नाजुक हो जाती है बहुत, क्योंकि आप ऐसे इस्तेमाल करते हैं, आपके बोलने में प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्शन से बोलने की आदत हो जाती है। आपको जोर से बोलना नहीं। अभी मैं जोर से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आशा करता हूं मेरी आवाज ठीक से पहुंच रही है। तो जैसे उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप सिगरेट पीते हैं, इसके लिए आपको लगता है कि सिगरेट पीना अच्छा है? मैंने कहा नहीं, मैं पीता तो था सालों तक, मगर वो आवाज के लिए नहीं पीता था, ऐसे ही एक जैसे कहते हैं बुरी आदत थी। और मैंने कहा ये जो डॉक्टर मिलिंद कीर्तने हैं, उन्होंने मेरा सार्वजनिक रूप से अपमान करके मेरी आदत छुड़वाई है। और बात सच है, सबके सामने मुझे इतना अपमानित किया और कहा कि अगर तुम एक भी कश लोगे तो मेरे पास वापस मत आना, नाउ गेट आउट ऑफ माय ऑफिस। क्या बात। उसकी भी ये हिम्मत। और ना मुझसे पैसा लिया ना कुछ, नहीं, तुम चले जाओ, मुझे बात ही नहीं करनी है, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो उन्होंने तब कहा, मैंने उनसे पूछा
मैंने कहा ये तो बहुत बुरी बात है ना, सिगरेट पीना गले वाले के। कहा नहीं, ऐसा नहीं है। लगभग 10-15 मिनट तक उसका असर रहता है। किस पर? आपकी आवाज की पिच पर। यस। लेकिन उसके बाद बुरा असर होना शुरू होता है। तो इन अल्टीमेट एनालिसिस स्मोकिंग इज वेरी वेरी बैड फॉर एनी वॉइस प्रोफेशनल। वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अमीन साहब बहुत सिगरेट पीते थे, जगजीत सिंह बहुत सिगरेट पीते थे, और सबने समझ के छोड़ दी। मतलब समय रहते छोड़ दी। दूसरा ये फ्राई वगैरह ना खाना। वो जब आपका गला जो कि नाजुक हो गया है, मगर जब वो सॉ थ्रोट हो, आपको बुखार हो या गला खराब हो, तब मैं बिल्कुल नहीं खाता, वरना बिल्कुल परहेज नहीं करता। और मैंने बड़े से बड़े सिंगर देखे हैं जो परहेज नहीं करते थे। परहेज करने से बल्कि एक नुकसान ये हो जाता है कि आपके गले में जो लोच है, जो मोल्डेबिलिटी है, जो उसमें उतार चढ़ाव, भावना के उतार चढ़ाव, जज्बात के उतार चढ़ाव होते हैं, वो चले जाते हैं, क्योंकि आप सपाट बन जाते हैं। मैं ना ठंडा खाऊंगा। अरे कुछ तो मुझे कहते हैं कि हम फ्रिज में पानी रखते नहीं है। मैंने कहा क्यों, पानी का गला खराब होगा क्या? वो सिर्फ दिखावा होता है, कुछ तो करना पड़ता है। तो कुछ करना है तो वो वोकल एक्सरसाइज होती हैं। जैसे मेरा एक नियम है कि मैं चलती हुई कार में बात नहीं करूंगा, क्योंकि आपका एम्बियंट साउंड, जिसको ऑडियो इंजीनियरिंग में नॉइज लेवल कहते हैं, ऑडियो में जब आप वेव्स देखते हैं ना, ऐसे वेव्स होते हैं, तो वो सिग्नल है, और जो एक्स एक्सिस पे दिखता है नीचे, वो नॉइज है। तो जब वो नॉइज बढ़ता है तो आपको सिग्नल बहुत बढ़ानी पड़ती है, आपको जोर दे के बात देना पड़ता है। तो वो उसको हमेशा मैं अवॉइड करता हूँ। मैं दूसरों को तो कोई सलाह देता नहीं हूँ। बाकी मेरी बनाई हुई वोकल एक्सरसाइजेस हैं। मैं अब भी कोशिश करता हूँ कि मैं वो कर पाऊँ, लेकिन उससे मुझे बहुत 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 फायदा हुआ है। अभी सर समय थोड़ा कम है, पर एक सवाल पूछे बिना मैं नहीं रह सकता, क्योंकि आपने इतने सारे प्रोजेक्ट किए, हर प्रोजेक्ट कुछ न कुछ सिखाता है। आपने लता मंगेशकर जी के साथ विश्व भर में शोज किया है, और फिर उनके ऊपर किताब लिखी। तो ऐसा क्या था जिससे आपको ऐसा लगा कि मुझे इनके ऊपर किताब लिखनी चाहिए? ये बहुत ही असाधारण व्यक्ति हैं। जब उनसे सैकड़ों लोगों ने, इंटरव्यूअर्स ने पूछा होगा कि आपकी सफलता का, इतनी सफलता का राज क्या है? मुझे याद है एक बार हम लोग वेस्ट इंडीज गए हुए थे। वहां फिर इंटरव्यू तो हर एक देश में, हर एक शहर में चाहते हैं कि हो। तो वो कुछ विचलित सी उससे बाहर आई और रिहर्सल के लिए बैठ रही थी। ऐसे पसीना पोंछते हुए मुझे कहा कि मेरी समझ में नहीं आता हरीश जी, मैं क्या जवाब दूं उसी सवाल के। मैंने कहा कौन से सवाल का? तो कहा कि भाई इतनी सफलता का राज क्या है? सफलता का राज क्या है? मैंने कहा मैं बताता हूं, आप क्या जवाब देती हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो हमेशा कहती है ये ईश्वर की कृपा है, माँ बाप के आशीर्वाद हैं, और लोगों की शुभकामनाएं। मैंने कहा लता मंगेशकर ने बेचारी ने तो कुछ किया ही नहीं है। और मैं आज तक ये मैं बोलता गया और मैं आज तक नहीं समझा कि ईश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर क्यों नहीं रही, मेरे माँ बाप के आशीर्वाद मुझे क्यों नहीं मिले, और मेरे चाहने वालों की शुभकामना मुझे क्यों नहीं मिली कि मैं कोई और हरीश मंगेशकर बन जाता। करेक्ट। तो कहा आप मजाक कर रहे हैं? मैंने कहा मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूं अपने तरीके से कि आपको क्या लगता है। मैंने कहा ये तो आप विनीत भाव से आप ह्यूमिलिटी अपनी बता रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है कि भाई इतना होने के बाद भी मुझ में कोई अभिमान नहीं है। मुझ में अभिमान तो क्या, गर्व भी नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कुछ तो होगा। तो उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा
मैं क्या कहूं हरीश जी, एक बार मन में ठान ली कि ये चीज चाहिए तो बस उसके पीछे पड़ जाओ, नहीं कैसे मिले। अब इसमें इसका मैंने बैठ के मैंने वो लिख लिया, क्योंकि मुझे वैसे ही ट्रैवल डायरी लिखने की आदत रही है। तो मैं प्लेन में, इमिग्रेशन क्यूज में, बैक स्टेज में बैठे बैठे मैं जॉट करता रहता था, जॉट करता। ये लोग मेरा मजाक करते थे, बोला ये वाल्मीकि लिख रहे हैं। ये बाद में नई रामायण पब्लिश करने वाले हैं। वाल्मीकि जी जाइए, स्टेज पे जाने का टाइम हो गया। ये सब बहुत चलता रहता था, लेकिन मुझे अच्छा लगता था, मैं लिखता रहता। आई एम सॉर्ट ऑफ कंपल्सिव राइटर, नहीं तो जॉटर तो हूँ ही। यस, मुझे पता है, हम लोग एक बार कहीं कार में साथ में जा रहे थे, तो आपको कुछ थॉट आया तो आपने वो रिकॉर्ड कर लिया। लिखने का टाइम नहीं जी, था हाँ। चालू गाड़ी में, तो आपने रिकॉर्ड कर लिया था। आई हैव अ माइक्रो कैसेट रिकॉर्डर, उसके लिए मैं करता हूँ। तो मैंने वो वाक्य उन्होंने जो कहा था वो नोट कर लिया अक्षरशः, कि मिले कैसे नहीं, पीछे पड़ जाओ। क्या बात है। फिर मैंने उसको एनालाइज किया, उसका विश्लेषण किया कि इसका मतलब क्या हुआ, कि पहले आप पता करो कि आपकी क्षमताएं क्या हैं, फिर आप आसपास देखिए कि जिस क्षेत्र में मैं जाना चाहता हूं उसमें और लोगों की क्षमताएं क्या हैं, मैं उनकी तुलना में कहां हूं। देखिए, सफलता भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तभी तो मैं राइटिंग डायरेक्शन छोड़ के शायद इसमें आ गया, क्योंकि यहां मुझे सफलता दिखी। अब ये सब सोच के नहीं होता, अपने आप हो जाता है। जैसे पानी अपनी सतह ढूंढ लेता है, वैसे तो पहले आप पता कीजिए कि आपकी क्षमताएं, अपनी क्षमताएं क्या हैं। फिर आप ये देखिए कि क्या पाना है। और एक बार आपने तय किया कि मुझे आई वांट टू बी द बेस्ट, तो आप अपना फोकस मत हटाइए। देखिए, कोशिश तो मैंने भी की है, मैंने अपना फोकस नहीं हटाया, वरना थोड़ा राइटिंग, थोड़ा ये तो वो भी तो हुआ है, मेरा फोकस हटा हुआ है। मैंने सिर्फ एक में नहीं रखा। अगर एक में ही रखो, अपना फोकस ना हटाओ, फिर तो देखिए, मेरा ये भी विश्वास है कि साथ साथ कहीं ना कहीं आपके ग्रहों का साथ आपके पास आप सही समय पर, सही जगह पर, सही लोगों के साथ अगर होते हो, नो दैट इज पार्ट ऑफ डेस्टिनी। यस, वो डेस्टिनी है जो आपको वहां पहुंचाती है। आज बहुत अच्छी बातें हुई और कंक्लूडिंग तो बहुत ही अच्छा इंस्पिरेशनल हुआ। और कोरोना के लिए भी आपने कहा कि ये समय भले ही नहीं डरने का अपना शीर्षक है कि कोरोना से डरना, पर डरने की इसलिए जरूरत है कि हमें थोड़ा सचेत रहना है, जागरूक रहना है। कि मेरा ये ख्याल है कि अगर हम कोरोना से डरते रहेंगे तो मारे डर के हम कुछ न कुछ उपाय करेंगे, क्योंकि आसपास देखिए, यहाँ जो कुछ हो रहा है इस देश में विशेषकर, तब लगता है कि कलयुग इसे कहते हैं। अगर इसे नहीं कहते हैं तो कलयुग इससे बुरा कितना होगा। इसलिए बिल्कुल डर के चलिए, और डरेंगे तो आप इसका उपाय करेंगे, डरेंगे तो लड़ेंगे, और लड़ेंगे तभी हम जीतेंगे। नमस्कार। नमस्कार, बहुत ही अच्छी बात की। आप हमारे साथ उपस्थित रहे और इतना समय अमूल्य आपका हमें दिया, इसलिए सोहम चैनल की ओर से मैं आपको धन्यवाद, आभार प्रदर्शित करता हूं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का दिशा निर्देश: कोरोना वायरस से संक्रमण के खतरे को कम करें, साबुन और पानी से हाथ साफ करें, छींकते वक्त नाक और मुंह ढकें, सर्दी या फ्लू से संक्रमित लोगों के पास जाने से बचें।